अब बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी की, जिसमें जांच आगे बढ़ने के साथ बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब ताजा खुलासे के बाद मंदिर ट्रस्ट के सर्वा रहे चंपत राय सवालों के घेरे में आ गए हैं। पुलिस ने चंपत राय का जो बयान दर्ज किया है उससे चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक बैंक वालों ने चंपत राय को चढ़ावा में चोरी के बारे में पूरी जानकारी दे दी थी। बैंक वालों ने चंपत राय को बताया था कि बाथरूम में लाखों रुपए की गड्डियां मिली हैं। और सीधा आपको लिए चलते हैं रामपुर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। श्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उसका मॉडल बन रहा है। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में आप जाते हैं, रेल से जाएंगे, डबल लाइन की सुविधा आपको वहां मिलती है। ब्रॉड गेज की डबल लाइन के साथ अयोध्या जुड़ा है। सड़क मार्ग से जाएंगे, 4 लेन की कनेक्टिविटी से अयोध्या जुड़ी है। वायु मार्ग से जाएंगे तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर खड़ा है। अयोध्या त्रेता युग का याद स्मरण कराता है। आज राम की भक्ति की वकालत कौन कर रहा है? आज भगवान राम की भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। भगवान राम की भक्ति तो हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत पैदा कर देती है कि अगर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे श्री हनुमान जी के साथ कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है, राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है। और इसलिए चिंता की बात नहीं। उनकी चिढ़ तो है कि अयोध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई। उनकी चिढ़ तो यह है काशी विश्वनाथ धाम इतना सुंदर कैसे हो गया। उनकी चिढ़ तो है मां विंध्यवासिनी का धाम इतना अच्छा कैसे हो गया। और उनकी चिढ़ तो है कि प्रयागराज का वैभव महाकुंभ के नाम पर देश और दुनिया को अपनी ओर कैसे आकर्षित कर दे रहा है। उनकी चिढ़ है नैमिषारण्य के विकास को लेकर, मथुरा वृंदावन को लेकर, सुख तीर्थ को लेकर, और जो हमारे विधायकों के द्वारा हर एक पौराणिक स्थल को और विरासत से जुड़े हुए स्थलों के पुनरुद्धार का कार्य हो रहा है। इसको बाधा बन करके इनको रोकने की उनकी चिढ़ थी। जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अब अपने अनुसार फिर वे वही झूठ का सहारा लेकर के कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। और इनका ये वक्तव्य यही दिखाता है कि अंगूर खट्टे हैं। जनता जनार्दन इनको सबक सिखा चुकी है। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। ये विरासत के सम्मान की बात हो या नौजवानों को नौकरी देने की बात,
आज मुझे अच्छा लगता है जब हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार में कोई सरकारी विज्ञापन निकालते हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवान नौकरी प्राप्त करते हैं। यूपी के अंदर आज के दिन पर जो चीजें हैं, मैं देखता हूं जब कोई सरकारी नौकरी के हम नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं, रामपुर के भी नौजवानों को नियुक्ति पत्र मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है। ये नौजवान 2017 के पहले वंचित थे। आज रामपुर हो, मिलक हो, बिलासपुर हो, स्वार हो, चमरोहा हो, इन सभी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए नौजवान आज उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी में जाते हैं। उद्योग की बात जब आती है, रामपुर के लिए भी हमें प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। विकास की प्रक्रिया में नौजवान के हाथ को काम मिलता है। हर नौजवान, एक नौजवान जब अपने प्रतिभा और अपने परिश्रम का फल राज्य को देता है, तब उत्तर प्रदेश जैसा बीमारू राज्य जो कांग्रेस और सपा के पाप के कारण कभी बीमारू हुआ था, वह राज्य उस बीमारूपन से उबर करके आज भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन करके टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित करता है। बहनों और भाइयों, यही उत्तर प्रदेश है। परंपरागत उद्यम ठप पड़ चुका था। कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग परेशान करते थे, कहीं पुलिस परेशान करती थी, कहीं मंडी समिति परेशान करती थी। 2017 के पहले रामपुर का पैच वर्क, रामपुर का जरी वर्क, रामपुर की वायलिन, इन सब के सामने अंधकार जैसा माहौल था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से रामपुर को भी, यहां के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को भी और यहां के परंपरागत उद्यम को भी एक पहचान दी है। बहनों और भाइयों, आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं, चाकू अगर गलत व्यक्ति के हाथों में पड़ेगा तो उससे डकैती डालेगा। समाजवादी पार्टी रामपुर के चाकू का दुरुपयोग करके जनता की जमीनों पर कब्जा करती थी, जनता को प्रताड़ित करती थी, उन्हें हतोत्साहित करती थी, उनका शोषण करती थी। और उत्तर प्रदेश के अंदर जब बीजेपी की डबल इंजन सरकार आई तो यही चाकू जनता की सुरक्षा के लिए उपयोग में आ रहा है और वही सुरक्षा का माहौल आज विकास का पर्याय बन रहा है। यही तो रामपुर का विकास है। हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, रेलवे फ्लाईओवर बन रहे हैं, 3 मीटर की सड़क अब 7 मीटर की हो रही है, 10 मीटर की हो रही है, 4 लेन की हो रही है। जहां पे जो प्रस्ताव आया, उस प्रस्ताव को हमने अपनी सहमति देकर के आगे बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि प्रण एक ही है कि कोई भी वंचित न रहने पाए। विकास की प्रक्रिया में सभी लोगों को एक समान रूप से हम आगे बढ़ाएंगे। अब पिक एंड चूज नहीं होता है, पिक एंड चूज नहीं होता है कि बिजली सेफई में आएगी लेकिन पीलीभीत में नहीं आएगी। क्यों आएगी? तो 75 जनपदों में आएगी, एक साथ आएगी, सभी 350 तहसीलों में आएगी, सभी 825 विकास खंडों में आएगी। यहां पे जब श्रीमती राजबाला जी कह रही थी कि फायर स्टेशन स्थापित हुआ है, बहनों और भाइयों, हर तहसील पर सरकार का संकल्प है एक फायर स्टेशन की स्थापना करेंगे। जिनके प्रस्ताव आ गए हैं उनको हमने सहमति दे दी, स्वीकृति दे दी, धनराशि मुक्त कर दी। तो यहां पर आप सुन रहे थे योगी आदित्यनाथ को। और आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नए खुलासे के बाद चंपत राय पर और सवाल उठ रहे हैं। चंपत राय पर केवल चढ़ावा चोरी की अनदेखी करने का ही नहीं, तय प्रतिक्रियाओं की अनदेखी करने का भी आरोप है। एसओपी के मुताबिक राम मंदिर की सीसीटीवी 180 दिन तक सुरक्षा रखनी होगी, यानी सुरक्षित रखना होगा इन्हें, लेकिन इसे 45 दिन बाद ही डिलीट कर दिया जा रहा है।
इसके चढ़ावा चोरी से जुड़े कई अहम सबूत भी नष्ट होने की आशंका है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि चंपत राय ने मंदिर प्रबंधन का सारा काम टिन्नू यादव को सौंप रखा था। पुलिस को मंदिर में बहुत ज्यादा कुछ करने की छूट तक नहीं थी। चंपत राय के बिना मंदिर में पत्ता तक नहीं हिलता था। इसके बावजूद इतने लंबे समय से चढ़ावा चोरी चल रही थी और उन्हें इसकी भनक नहीं थी। इस पर हैरानी हो रही है। एसआईटी जांच में चंपत राय के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन अभी तक किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में चंपत राय के अलावा अनिल मिश्रा भी सवालों के घेरे पे हैं। ये जानकारी सामने आ रही है कि अनिल मिश्रा ने एसआईटी जांच में बहुत सहयोग नहीं किया है। पूरे मामले में अनिल मिश्रा के रोल की फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन अनिल मिश्रा की प्रॉपर्टी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। पेशे से होम्योपैथिक डॉक्टर अनिल मिश्रा चंपत राय के बेहद करीबी हैं। वो ट्रस्ट के सदस्य थे। उनके 3 बेटों में एक का राम मंदिर के पास रेस्टोरेंट भी है और दूसरा बेटा जर्मनी में डॉक्टर है, जबकि तीसरा बेटा राम मंदिर के पास अस्पताल में डॉक्टर है। अनिल मिश्रा की भूमिका को लेकर सवाल तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन अनिल मिश्रा जांच में सहयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं आ रही है। चढ़ावा चोरी से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को कोर्ट ने जेल में बंद कुछ आरोपियों से पूछताछ की इजाजत दे दी है। अब पुलिस जेल में जाकर इन आरोपियों से पूछताछ करेगी। कल ही आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई थी और कोर्ट ने उनकी न्यायिक रिमांड 14 दिन के लिए बढ़ा दी थी। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों की कस्टडी नहीं मांगी थी। पुलिस ने अयोध्या में 6 बैंकों को भी नोटिस भेजा है और उनसे आरोपियों के बैंक खातों, लेन देन और लॉकर्स के बारे में पूरी जानकारी मांगी थी। पूरे मामले में एसबीआई के 2 स्टाफ का नाम भी सामने आ रहा है। तो आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि इस वक्त इस पूरे मामले में किस तरह से कार्रवाई चल रही है। सबसे पहली चीज है कि यहां पर चंपत राय के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें जब मई के महीने में ही ये बता दिया गया था कि चढ़ावे की चोरी हो रही है, तो उसके बावजूद भी उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की, क्यों पुलिस में शिकायत नहीं की। इसके बाद 5 जून की जो वीडियो सामने आया, तस्वीरें सामने आई, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह से पैसे की रिकवरी होती है और किस तरह से उन सभी आरोपियों के नाम सामने आ जाते हैं जो इस पूरे गोरख कांड में शामिल थे, जो चढ़ावा चोरी कर रहे थे। उसके बावजूद भी चंपत राय की ओर से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। राम मंदिर में जिन लोगों की ड्यूटी चढ़ावे की गिनती में लगाई गई थी, उन्होंने किस तरह से इसमें लूट मचाई है, उसके बारे में लगातार खुलासे हो रहे हैं। 12,000 रुपए की सैलरी पाने वाले लवकुश मिश्रा ने अपनी पत्नी के नाम पर जमीन खरीदी थी। उस पर करीब 90 लाख रुपए खर्च करके मकान बना रहा था। इसी तरह से अविनाश शुक्ला के घर से 58 लाख रुपए बरामद किए गए थे। 5 जून को उसके घर से रुपए की बरामदगी के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुके हैं। टिन्नू यादव के बारे में कहा गया था कि कुछ साल पहले तक ऑटो चलाने वाला टिन्नू आज 50 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है। तो यही बड़े सवाल हैं कि किस तरह से टिन्नू के पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी आ सकती है। अविनाश शुक्ला के पास से 58 लाख रुपए की रिकवरी होती है। और आपको बड़ी खबर बता दें, चंदा चोरी के 8 आरोपियों से फिर पूछताछ है। जेल में सभी 8 आरोपियों से पूछताछ होगी। पुलिस को कोर्ट से जेल में पूछताछ की इजाजत मिल गई है। आज ही जेल में सभी 8 आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इन 8 आरोपियों को भेजा गया है और अब पुलिस जेल में जाकर इन 8 आरोपियों से पूछताछ करेगी। इससे पहले इन 8 आरोपियों के घर पर जाकर, इनके ठिकानों पर जाकर भी पुलिस ने लंबी छानबीन की थी और यहां से दस्तावेज जुटाए गए थे, कैश बरामद किए गए थे, ज्वेलरी बरामद की गई थी। तो परिवार वालों से भी पूछताछ की गई है। दरअसल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन 8 आरोपियों को संरक्षण कहां से मिल रहा था। ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये जो मनी ट्रेल है ये कहां तक जाती है, यानी चढ़ावे का जो पैसा चोरी हो रहा था ये कहां पर जा रहा था, किस किस को पहुंचाया जा रहा था। ये सब कुछ पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल अभी भी बरकरार है कि जो जिम्मेदार चेहरे हैं, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम शामिल है, उन पर कार्रवाई कब होगी। सवाल तो यह भी खड़ा होता है कि अगर मई महीने में चंपत राय को जानकारी हो गई थी कि मंदिर में चढ़ावा चोरी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, टिन्नू यादव कैसे पावरफुल हो रहा है, इसके बावजूद चंपत राय ने खामोशी क्यों साधे रखी, ये भी एक बड़ा सवाल है। अभय पाराशर मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। अभय, आप बताइए क्या ताजा जानकारी, इन 8 आरोपियों से आज फिर पूछताछ होने जा रही है जेल में? देखिए, 8 आरोपियों में से प्राची कुछ ऐसे आरोपी हैं जिनसे पूछताछ की जरूरत है, जिसमें टिन्नू यादव, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प और लवकुश। इन 4 आरोपियों से आज ही
अयोध्या पुलिस जेल में जाके पूछताछ करेगी। असल में जो 8 आरोपी हैं ये 14 दिनों के लिए जेल के अंदर मौजूद हैं। एक एप्लीकेशन अयोध्या पुलिस की तरफ से कोर्ट में लगाई गई थी कि हमने अब तक जो रिकवरी की है उसको लेकर कुछ आरोपियों से पूछताछ करनी जरूरी है। कोर्ट ने परमिशन दे दी है। 8 में से 4 आरोपी हैं जिसमें टिन्नू, अनुकल्प, अविनाश शुक्ला और लवकुश, इन चारों आरोपियों से आज दोपहर के बाद 2 बजे के बाद लंच के बाद जेल में जाकर अयोध्या पुलिस की टीम इनसे पूछताछ करेगी। असल में ऐसे कुछ कागजात हैं, कुछ प्रॉपर्टीज के ऐसे कागजात हैं जिस पर यह शक है कि इन्होंने चंदा चोरी के पैसे से खरीदे थे। इसीलिए इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आज इन सभी चारों आरोपियों से जेल के अंदर पूछताछ होगी और जब बाकी के आरोपियों से भी कुछ चीजें क्लियर करवानी होंगी तो उनके लिए भी कोर्ट से परमिशन ली जाएगी और जेल में ही फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ करेगी ताकि जो जांच है, जो एक मनी ट्रेल इनकी खंगालनी है, उसको आगे बढ़ाया जा सके। प्राची, बिल्कुल, तो 8 आरोपियों से पूछताछ को लेकर ये हमने आपको ताज़ा अपडेट दिया है, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि इनमें से सिर्फ टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव ही हैं जो ट्रस्ट के कर्मचारी थे। बाकी 6 जो इसमें आरोपी हैं, ये 6 के 6 बैंक के द्वारा लिए गए थे, आउटसोर्स किए गए थे। अगर इनके खिलाफ तब भी सबूत मिल गए थे, उसके बावजूद अगर ट्रस्ट ने, चंपत राय ने इनके खिलाफ शिकायत नहीं दर्ज करवाई, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा यह सवाल खड़ा करता है कि ऐसा क्यों किया गया था, क्यों इनको बचाया गया था। और अब खबर जयपुर से है, जहां पैरामेडिकल डिप्लोमा परीक्षा के दौरान नकल का खुलासा होने पर परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इस मामले में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जयपुर के जिस कॉलेज में परीक्षा हो रही थी, वहां एक ही कमरे में 45 अभ्यर्थियों को बिठाया गया था। प्रोजेक्टर और पर्चियों के जरिए उनके उत्तर लिखवाए जा रहे थे। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने हर अभ्यर्थी से लगभग 5,50,000 रुपए लेकर परीक्षा पास कराने का ठेका लिया था, लेकिन समय रहते पुलिस को इसकी जानकारी मिल गई और पुलिस ने कॉलेज में छापा मारकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें कॉलेज संचालक और HOD भी शामिल है। हालांकि एग्जाम रद्द होते ही वहां मौजूद अभ्यर्थी भड़क गए और उन्होंने कॉलेज में जमकर तोड़फोड़ की। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जो एग्ज़ाम कराती है कि आंतरिक जो इनका डिप्लोमा कोर्स है, उसमें ECG डिप्लोमा कोर्स के संबंध में कोई एग्ज़ाम में किसी तरह की गड़बड़ी की सूचना हमें प्राप्त हुई थी। उस सूचना को डेवलप करते हुए खोरा बिसल थाने की टीम ने कुछ संदिग्ध लोगों को दस्तयाब किया था। जब उनसे पूछताछ की गई और उनके फ़ोन और आदि चीज़ों को चेक किया गया, तो ये बात सामने आई कि झुंझुनू के एक एस करन कॉलेज जो मुकुंदगढ़ जिला झुंझुनू में पड़ता है, वहाँ के कुछ छात्र हैं जो पास होने में उनको दिक्कत आ रही है, कई बार उनके बैक लग चुकी है, तो उनको पास कराने हेतु इन लोगों ने यहाँ पे इनका सेंटर जो अपने खोरा बिसल थाने क्षेत्र में ये अपना प्रभा देवी कॉलेज पड़ता है, वहाँ पर इनका सेंटर आया था और प्रभा देवी मेमोरियल PG कॉलेज में इनका सेंटर था और इनकी प्लानिंग ये थी कि वहाँ पर जाकर ये जो अपने इन्विजिलेटर्स हैं वो अपने सेट कर दें ताकि एग्ज़ाम में इन्विजिलेशन वीक हो सके और उसके दौरान जब ये एग्ज़ाम लिख रहे हों तो इनको थोड़ी इस तरह से अनैतिक और इस तरीके से इनको एक सहायता प्राप्त हो जाए, जिस सहायता प्राप्त करके ये इस एग्ज़ाम को पास कर जाए। और हमारे साथ संवाददाता मनीष भट्टाचार्य जुड़ गए। मनीष, आखिरकार किस तरह से इस नकल के खेल का खुलासा हुआ, किस तरह से यह सामने आया कि नकल किया जा रहा था, किस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम चला रहे थे? देखिए अमित, ये जयपुर का कालवाड़ जो कि दूर दराज का इलाका है, रूरल इलाका, और यहाँ पर एक जो कॉलेज था उसके अंदर बाकायदा क्लासरूम के अंदर 45 छात्र बैठे थे और इनको प्रोजेक्टर और पर्ची के जरिए नकल करवाई जा रही थी। और ये बाकायदा एक पूरा गिरोह था जो कि पहले से सेट करके रखा था। लगभग 6 लाख रुपए से ज़्यादा का सौदा तय हुआ कि प्रोजेक्टर और पर्ची के जरिए आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवाया जाएगा। जब छात्रों को ये पता लग गया तो कुछ छात्रों ने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने रेड मारी तो अंदर पता लगा ये तमाम जितने भी छात्र थे इनको नकल करवाई जा रही थी। 4 लोगों को इनको अरेस्ट किया गया, जिसमें HOD, संचालक और 2 लोग और हैं जिनको पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। पूछताछ
पूछताछ की जा रही है तो पता लगा है कि पैरामेडिकल जो डिप्लोमा था उसका ये बाकायदा पूरी तैयारी पेपर की दी जा रही थी और उसमें लगभग एक ही कमरे में 45 छात्रों को बैठा दिया गया, नकल करवाई गई और उसके बाद जब छात्रों को पता लगा तो जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। वहां पर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, सरकार के कामकाज के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया कि एक बार फिर से पेपर लीक हो रहा है। तो आप देखिए, ये पहले भी इस तरीके के गिरोह जो है वो पूरी तरीके से सक्रिय थे। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि ये जो पूरे जो मास्टरमाइंड थे नकल करवाने वाले, बाकायदा पैसे तो लेते ही थे नकद, यहां तक कि इंश्योर करने के लिए उनसे रिटर्न यानी हस्ताक्षर किया हुआ चेक भी ले लेते थे पहले से ही, ताकि पैसा कोई भी छूट ना जाए। ये पूरा एक नेक्सस था जिसमें कॉलेज का संचालक था, एचओडी था, वहां के जो पर्यवेक्षक थे वो थे। जैसा आप बता रहे मनीष, इसमें तो लग रहा है कि सिर्फ स्टूडेंट क्या, इसमें तो पूरा का पूरा जो कॉलेज का तंत्र है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वही इसमें शामिल था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुलिस केतन अग्रवाल हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। जांच टीम हर कड़ी को कड़ी से जोड़कर मामले का सच पता लगाने की कोशिश कर रही है। इस बीच केतन हत्याकांड की मुख्य आरोपी सिया गोयल के माता-पिता कैमरे के सामने आए हैं। केतन की हत्या के आरोप में जेल में बंद सिया की सपोर्ट में उसके परिवार वाले साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सिया की मां का कहना है कि उनकी बेटी इतने बड़े हत्याकांड का प्लान नहीं कर सकती। सिया की मां ने केतन को अच्छा लड़का बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। अब सिया की मां ने केतन के परिवार पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। केतन के मर्डर के मामले में सिया का परिवार अपनी बेटी को निर्दोष मानता है। सिया की मां ने बॉयफ्रेंड चेतन के बारे में भी किसी भी जानकारी होने से इनकार कर दिया है। ये बताइए कि सिया इस वक्त जेल में है और केतन से उसकी शादी होने वाली, तो क्या घर में कभी जो आरोप उस पर लगा है कि उसी ने धक्का दिया है जिसकी वजह से केतन की मौत हुई, तो क्या घर में कभी सिया ने इस बात का जिक्र किया कि वो केतन से शादी नहीं करना चाहती? नहीं, उसने कभी घर में बताया नहीं। वो तो केतन जी से बहुत प्यार करती थी और 4 महीने में मुझे कभी लगा नहीं कि बच्चों में कुछ मन मुटाव हुआ या प्यार नहीं है या कुछ उनमें अनबन चल रही है, ऐसे कुछ भी नहीं था। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से रहते थे। मेरी काफ़ी टाइम भी केतन जी से बात होती थी। मम्मी जी ऐसे वीडियो कॉलिंग पे ही बात करते थे। वो लोग बहुत अच्छे से 4 महीने रह रहे थे। पता नहीं ये सब कैसे हो गया और क्या हो गया। जान पहचान जो थी सिया और केतन की, वो 4 महीने की थी। आपके परिवार और विशाल अग्रवाल के परिवार की जान पहचान, ये सब 4 बहुत अच्छे से था। वो लोग भी बोलते थे कि हमें सिया बहुत अच्छी लड़की मिली है, संस्कारी अच्छी। उस टाइम तो वो लोग बहुत बोलते थे कि बहुत ही संस्कारी अच्छी लड़की मिली है हमें करके। केतन अग्रवाल हत्याकांड में सिया गोयल पर अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर जघन्य हत्या का इल्जाम है। लोनावला में हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद लगातार कई बातें और कई कहानियां भी सामने आई हैं। एक और सिया का परिवार इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि सिया वारदात में शामिल हो सकती है। दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि अगर वो हत्या की दोषी पाई जाती है तो उसे कठोर से कठोर सजा मिले। सिया के पिता का तो कहना है कि अगर उनकी बेटी इसमें दोषी है तो जाहिर सी बात है कि उसे भी सजा दी जाए। अब देखिए, कोर्ट ने केतन अग्रवाल हत्याकांड में सिया गोयल और चेतन चौधरी की पुलिस कस्टडी 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। पुलिस सिया का क्राइम सीन रिक्रिएट कर चुकी है, जबकि चेतन से भी इसी तरह से पूछताछ जारी है। इन्वेस्टिगेशन के बीच सिया के वकील आशुतोष श्रीवास्तव ने एक लीगल नोटिस भेजा है। वकील ने 10 करोड़ के मानहानि का ये नोटिस सिया के भाई साहिल को भेजा है। साहिल ने आशुतोष श्रीवास्तव पर धोखे से वकालतनामा पर साइन कराने के आरोप लगा दिए थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट में 2 वकील खड़े थे। दोनों के वकालतनामा पर सिया गोयल का हस्ताक्षर था, जिसके बाद सिया गोयल ने अदालत में कहा कि आशुतोष श्रीवास्तव उनका वकील नहीं है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है, जहां पर रोड रेज के मामला एक सामने आया है। कार से बाइक के टच होने पर कार सवार का गुस्सा इतना भड़क गया कि उसने पीट कर बाइक सवार की जान ले ली। 20 साल का जैद अपने दोस्त के साथ बाइक से जा रहा था। इसी दौरान बलेनो कार से उसकी बाइक टच हो गई और उसके बाद यह पूरा हंगामा शुरू हुआ। अब इस बात से गुस्साए कार सवारों ने जैद की बेरहमी से पिटाई की। कार सवार तब तक जैद को मारते रहे जब तक उसकी जान नहीं चली गई। मारपीट के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार भी हो गए। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये जैद है। बताया जा रहा है कि ये अपने दोस्तों के साथ गाजियाबाद आया था। उस दौरान एक बलेनो कार से उसकी बाइक टच हो गई। अब बाइक सवार लोगों ने इसी तरह से मौके से जाने की कोशिश की, लेकिन कार में सवार लोगों ने उन्हें पकड़ लिया, जिसमें जैद था। जैद की पिटाई की गई और उसे तब तक मारते रहे जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई।